नमस्कार दोस्तों। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। वहीं बेटी ने भी कभी पिता को निराश नहीं किया। पढ़ाई में जी जान लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे परिवार ने जिंदगी भर मेहनत की थी और इसी मेहनत के बल पर एक गरीब की बेटी एक बड़ी डॉक्टर बनने जा रही थी। वो कोलकाता के घनी आबादी वाले इलाके सोदेपुर से कोलकाता के एक बड़े मेडिकल कॉलेज आरजीकर तक पहुंच गई थी। इसी मेहनत के बल पर परिवार के समर्पण की वजह से वो डॉक्टर बन रही थी और ये सफर तय करने में सबका योगदान था और इसी वजह से हर कोई खुश था। और अब बेटी सोच रही थी कि वो अपना कर्ज उतारेगी, परिवार के प्रति उसका जो फर्ज है उसको निभाएगी। उसका जीवन आसान नहीं था, पिता ने बहुत मेहनत की थी और वो अपने माता पिता के जीवन को बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर ना सकी। वो अपने सपनों को पूरा करे बिना, माँ बाप का जीवन संवारे बिना इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, दर्द और आंसू से भरी ये दास्तां है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की शिकार हुई 21 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की, जो इस बार अपनी मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल करने का सपना देख रही थी। माता पिता, दोस्त, शिक्षक, पड़ोसी सब उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, वो एक फाइटर थी जिसने हर मंजिल अपने दम पर हासिल की थी। उसके बूढ़े पिता रोते हुए बताते हैं कि हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने बड़ी मुश्किलों से उसको पाला था। मेरी बेटी डॉक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन एक रात में ही हमारे सबके सपने चकनाचूर हो गए। वो कहते हैं कि हमारा परिवार भी आम बंगाली परिवारों जैसा ही है। अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल 2021 से ही बेटी ने घर में दुर्गा पूजा का आयोजन करना शुरू किया था। घर में माता की तस्वीर लाते थे, पूजा करते थे और बेटी की इस जो दुर्गा पूजा को लेकर पूरा परिवार इस बार भी तैयार था। माँ कहती कि इस बार हमारा तीसरा साल था और इसको हम बहुत बड़ा भव्य बनाना चाहते थे। बड़ी पूजा को होने वाली थी इस बार, क्योंकि बेटी की पीजी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और इसी वजह से इसको बड़ा स्तर पर हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। लेकिन सब सुना सुना है आज। उसके दोस्त, परिवार, पड़ोस सब उससे इंस्पायर होते थे, अपने बच्चों को कहते थे देखो कैसे उसने मेहनत करके इतना एकेडमिक स्कोर हासिल किए, उसका व्यवहार कितना अच्छा। एक रोल मॉडल की तरह थे हुई अपने आस पड़ोस में, क्योंकि उसने अपने दम पर जेई और मेडिकल दोनों फील्ड में सफलता हासिल की थी। लेकिन उसने बाद में चुना मेडिकल फील्ड, एमबीबीएस। उसके 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज में नाम आ गए थे, लेकिन उनमें से उसने एक कल्याणी में जो जेएनएम मेडिकल कॉलेज है उसको चुना और वहां से एमबीबीएस पूरी की। लेकिन जब पीजी करने का फैसला आया तो उसने पड़ोस के जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज को चुना, क्योंकि वो घर के पास था। हालांकि उसके 2 मेडिकल कॉलेज में नंबर आए थे, क्वालिफायर कर लिया था, लेकिन आरजीकर को चुना। वो बहुत मेधावी लड़की थी। 10वीं 12वीं में एक्सीलेंट मार्क्स थे, 10वीं में 90% थे, 12वीं में 89% थे। यानी अपने दम पर उसने हर जगह सफलता हासिल करी। माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, 62 साल की। माँ कहती है कि इकलौती बेटी थी मेरा जीवन उसके इर्द गिर्द घुमा करता था। वह हमारे लिए सब कुछ थी, हमारी दुनिया थी, लेकिन अब खत्म हो गया है। लेकिन पहले हमें लगता था कि सरकार, पुलिस कुछ कर रही है, लेकिन अब किसी से उम्मीद नहीं रची। माता पिता की, सिस्टम, सीएम, पुलिस सब फेल हो गई। सब पे से भरोसा उठ गया है। जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, उसे देखकर हम ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं कि ये लोग हमको न्याय देंगे। सीबीआई पे थोड़ा विश्वास है, क्योंकि वो कोशिश कर रही है, उसने हमसे भी पूछताछ की है। उसका तरीका हमें लगता है कि वो शायद आरोपियों तक पहुंच जाए और इसी वजह से हमने अपनी बेटी की एक डायरी का पन्ना भी उनको सौंप दिया है, जिसमें कई चीजें थी। वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उस डायरी में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सीबीआई लेकर गई है। वो उस दिन की घटना बताती है माँ की, किस तरह से अस्पताल से फोन आया और कहा कि आपकी बेटी बीमार है। बाद में बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अब वो आत्महत्या वाली खबरों को डिनाई कर रहे हैं। हम अस्पताल में गए तो हमको बेटी का शव तक देखने को नहीं दिया गया।
और जब अंदर गए 3 घंटे बाद तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, हाथ टूटा हुआ था, आंख फूटी हुई थी, मुंह से खून बह रहा था, हर अंग जख्मी था। क्या क्या बताऊं, माँ क्या बता सकती है उसकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे दृश्य उसके सामने आए जब उसने अपनी बेटी को देखा था। कॉल करने वाले ने बताया था कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है और आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। अब कोई इंकार करा, पुलिस भी इंकार कर रही है, कॉलेज भी इंकार कर रहा है। हालांकि मुझे तो पहले ही दिख गया था, उसके पिता को भी दिख गया था कि ये आत्महत्या नहीं है, उसकी हत्या की गई है, जिस बेरहमी से उसको मारा गया था। और हमारी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती, वो तो हम सबका संबल थी, हमको समझाती रहती थी। उसने अपने आप को खड़ा करने पर, डॉक्टर बनने पर मेहनत की थी, वो क्यों सुसाइड करती? अपने दम पर उसने अपनी जमीन पैदा की थी, लेकिन राक्षसों ने उसकी हत्या कर दी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कब? अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस घटना एक आदमी के द्वारा की गई है। इसमें कई लोग शामिल हैं। परिवार सख्त होकर कहता है कि इसमें कई लोग शामिल है, पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस काम नहीं कर रही, अच्छा काम नहीं कर रही। मुख्यमंत्री तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ही रोकने की कोशिश कर रही है। ये परिवार लगातार अब मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आरोप लगाने लगा। पहले कहते थे कि हमें मुख्यमंत्री पर विश्वास है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने धारा 144 लगा दी। परिवार का कहना है जो विरोध करने वाले थे वो विरोध ना कर सके। वो पूछते हैं कैसा लोकतंत्र है? पड़ोसी भी परेशान है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे वो लड़की जो जब भी पड़ोस में आती थी तो हमारा हेल्प करती थी। एक पड़ोसी है संजीव मुखर्जी, कहते हैं कि इस लड़की ने परिवार को, पड़ोस को बहुत सारी खुशियां दी थी और देना भी चाह रही थी, अपने परिवार को गरीबी से निकाल रही थी। उसके बाप ने लोगों के कपड़े सील कर बेटी को पढ़ाया था और उसका बाप अब उसके कामयाब होने से बहुत खुश था। और हाल ही में इन्होंने अपना घर भी रिपेयर करवाया था, एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था, उसे जानवरों से बहुत प्यार था। संजीव मुखर्जी कहते हैं वे आवारा जानवरों की देखभाल करती थी, उसे खाना खिलाती थी, बचाती थी। बागवानी का शौक बहुत था, जब भी समय मिलता घर पर छुट्टी आती तो बागवानी करती, बेजुबानों की रक्षा करती। हम में से कुछ लोग जो पड़ोसी थे, जब वो घर आती थी तो उससे मिलते थे, अपने हेल्थ के बारे में उससे सलाह लेते थे, तुरंत मदद करती थी, हर तरह की मदद करती थी। और इस लड़की ने, पिता बताते हैं कि हमारी बेटी ने जब कोविड काल आया तो अस्पताल में थी, संकट देखा, त्रासदी देखी कोविड की, और इसी वजह से उसने अपनी पीजी की जो स्पेशलिस्ट है वो श्वसन में की थी, ताकि वो लोगों को बेहतर इलाज दे। उसको मरीजों का इलाज करना अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को तो वो अपना दूसरा घर कहती थी, क्योंकि घर से ज्यादा वहां ज्यादा वक्त रहती थी। लेकिन जो अस्पताल में काले कारनामे चल रहे थे, उन काले कारनामों से बहुत दुखी थी। दरअसल दोस्तों, सीबीआई ने जो अब तक जांच की है और जो उसके बेचमेंट से, उनके बयान से पता चला कि अस्पताल में मानव अंगों का अवैध व्यापार होता था और वो लड़की इस पूरे कांड से पर्दा उठाना चाहती थी और इससे बहुत दुखी थी कि इस तरह से मानव अंगों का यहाँ पर कारोबार हो रहा है। कई बार उसने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो सोशल मीडिया पर इसका बड़ा खुलासा करना चाह रही थी। कई इस रैकेट में कई सफेद पोस्ट में बताए जा रहे हैं। सीबीआई के सूत्र बताते कि इसकी जड़ें बहुत ही गहरी है और ये रेप भी इसलिए किया गया ताकि ये आम घटना लगे कि लड़की को रेप करने के बाद मार दिया गया। अगर मर्डर होता तो लोग पूछते कि इस लड़की का मर्डर क्यों किया, जांच होती तो सच सामने आ जाता। दरअसल ये मेडिकल कॉलेज पहले से ही बदनाम है। यहाँ पर लंबे समय से सेक्स और ड्रग रैकेट चलने के भी आरोप लगते रहे, खबरें आती रही। दरअसल 2001 में, यानी आज से 23 साल पहले, एक हॉस्टल में एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसकी कड़ियां भी इसी तरह से ड्रग और सेक्स रैकेट से जुड़ रही है। 3 डॉक्टरों सहित एक व्यक्ति पर आरोप है कि वो यहाँ पर सेक्स और ड्रग रैकेट चलाते हैं। 3 डॉक्टर हैं, एक दूसरा स्टाफ है और राजनीतिक पार्टी का भी जो है सपोर्ट है। एक सीनियर नेता है, उसका भतीजा है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। एक सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर जो नेता है दूसरी पार्टी के, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो स्क्रीन शॉट है डॉक्टर के ग्रुप के, जिसमें इस तरह से सेक्स और ड्रग रैकेट के चलने का यहाँ पर पता लगता है। तो तमाम जो चीजें वो सीबीआई तक पहुंच रही है। कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है कि ये जो चीजें है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रही थी, कौन इसका आका था, किस तरह से कहाँ पैसे बढ़ता था। जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उससे भी पूछताछ हुई की और संदीप घोष से जब पूछताछ की तो वो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए।
और दोस्तों काले कारनामे सामने ना आ जाए तो इसी वजह से इन दरिंदों ने उस बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। उसके सपने सब सो गए उसके साथ ही। वो सपना अपने माँ बाप के सीना गर्व से चौड़ा करने का, जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, अपना सुख चैन कुर्बान कर कर उसको डॉक्टर बनाया, आगे बढ़ाया। उसका सपना पूरे बैच में टॉप करने का, गोल्ड मेडल हासिल करने का, सब अधूरा रह गया। वो एक लड़की थी, मिडिल क्लास की जैसी लड़कियां होती उसी तरह से, जो ऐसे घर में पैदा होती है जहाँ प्यार तो बहुत होता है, अपनापन तो बहुत आता है, लेकिन पैसे नहीं होते। और इस प्यार अपनापन के थ्रू वो धीरे धीरे मेहनत करती है, आगे बढ़ती है, लेकिन ये राह आसान नहीं होती। इस लड़की की राह भी आसान नहीं थी। कोलकाता के एक छोटे से स्कूल में पढ़कर, भीड़ भाड़ वाले इलाके में पढ़कर, कोलकाता के बड़े मेडिकल कॉलेज आरजी में पहुंचना, डॉक्टर बनना, एक नई उम्मीद पैदा की थी इस लड़की ने। वो समझदार बेटी थी, ऑटो रिक्शा ट्रेन स्कूल बस से जाती थी, कभी शिकायत अपने पिता से नहीं की मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूं। दरअसल वो चाहती थी कि अपने दम पर आगे बढ़े, उसके लिए कोई स्पेशल नियम ना बने, अपनी मेहनत से वो सफलता पाए। उसको पता था उसके पापा ने उसके लिए बहुत मेहनत की है। अब वो पापा को आराम देना चाहती थी, उनकी ताकत बनना चाहती थी, लेकिन वो सब सपने अब खत्म हो गए। ये सब लोग जो आपस में एक दूसरे के लिए जीते थे, अब माँ बाप जिंदा है लेकिन जिंदा लाश की तरह है। बेटी उनकी शान थी, माँ बाप की दुनिया थी वो, अब वो तो चलेगी लेकिन ये दुनिया भी उजड़ कर रह गई। अब माँ बाप कहते हैं हम किसके लिए जिएंगे, सरकार कहते हैं कि कंपनसेशन दे देंगे, पिता कहता है किसके लिए कंपनसेशन ले, हमें क्या करना है पैसों का, हमें नहीं चाहिए पैसा। माँ बाप के लिए, दोस्त के लिए, टीचर के लिए, सब के लिए वो फाइटर थी, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पढ़ने वाली, लड़ने वाली लड़की थी वो, लेकिन दरिंदों के चक्रियों में फंस गई अभिमन्यु की तरह। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि इस कलयुग में भी ये जो आज के कौरव है उनको भी सजा मिलेगी, उनका भी हिसाब होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये कि फिर कभी इस तरह से कोई बच्ची ना मारी जाए, साजिश का शिकार ना हो, ऐसा सिस्टम कब होगा। निर्भया, कोलकाता हर रोज लड़कियों का शिकार हो रहा है। जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक चीजें नहीं सुधरेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकारों से, सिस्टम से, कानून बनाने वालों से, पक्ष से, विपक्ष से कि सिस्टम सुधारिए, इस पर एक मत हो जाइए ताकि बच्चियां सुरक्षित रहें। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कैसे ये देश बदले, कैसे सिस्टम बदले, कैसे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, क्या होना चाहिए, अपना कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, हमारा रिसर्च ठीक रहा हो, तो जरूर मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको पूरी स्टोरी, अच्छी स्टोरी, फैक्टों के साथ लगातार सुनाता रहूँगा। जय हिंद।